मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है या फिर देख रही है वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ट्रेन के अंदर जरूर बैठे होंगे। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो क्या आपको कभी ये डर लगा है कि कहीं इस ट्रेन की किसी के साथ टक्कर ना हो जाए, कहीं ये ट्रेन पलट ना जाए, ये पटरी से ना उतर जाए? बेशक कहीं ना कहीं आपको लगा होगा। लेकिन 2 जून 2023 की वो काली शाम आई जब 3 ट्रेन्स आपस में भिड़कर एक दूसरे के साथ घुल गई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, एक दूसरे के साथ भिड़ गई। अब ना सिर्फ ये भिड़ी थी बल्कि कई जिंदगियां भी इसके अंदर अब पिसने वाली थी। और ना सिर्फ जिंदगियां पिसी बल्कि कितने परिवार उजड़े, उसका अंदाजा आपको आज इस वीडियो से लगने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको ये पूरी घटना समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो पर लाइक वाइक की। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, असल सच्चाई इस केस में क्या थी। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही उड़ीसा राज्य में जाना पड़ेगा। और इसी उड़ीसा इलाके के मयूरबांज नाम के इलाके में रहा करता था रजनीकांत बेहरा नाम का एक लड़का। हाल ही में रजनीकांत की शादी हुई थी, उसका एक लड़का भी पैदा हो चुका था। लेकिन रजनीकांत के परिवार में उसके लड़के और उसकी पत्नी के अलावा उसका पिता और एक छोटा भाई भी मौजूद था। अब सारी की सारी जिम्मेवारी घर चलाने की रजनीकांत के ऊपर आ चुकी थी। तो मजबूरन उसको समझना पड़ा कि नहीं, वो उड़ीसा में रहते हुए इतना कुछ नहीं कमा पा रहा है जिससे उसका घर भी ठीक ठाक चल सके। 2 वक्त की रोटी यहां पर उन्हें नसीब नहीं हो पा रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो कहीं बाहर कामकाज के लिए निकले, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पता था कि पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उसे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो साउथ साइड में कहीं जाए और वहां पर दिहाड़ी मजदूरी करे, क्योंकि आपको पता ही है कि उड़ीसा राज्य में दिहाड़ी मजदूरी इतनी नहीं मिलती जितने या तो नॉर्थ में मिलती है या फिर साउथ में मिलती है। तो उसने साउथ में जाने का प्लान किया और उसने अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस कर लिया था, अपने पिता को बता दिया था कि वो इस तरह से साउथ में जाने वाला है। चेन्नई जाकर वो अपना लेबर का काम ढूंढेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में लग जाएगा और वहां से जो पैसा कमाएगा वो अपने घर भेज देगा ताकि यहां पर सब कुछ सही से चल सके। लेकिन यहां जैसी ये बात उसके पिता ने सुनी, उसके पिता को बहुत दुख भी लगा कि नहीं, अभी अभी उसका पोता पैदा हुआ है और उसका बेटा अभी इस तरह से घर को छोड़कर जा रहा है, ये कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने रजनीकांत को समझाने की भी कोशिश करी कि ऐसे घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कमाना है यहीं पर बैठकर कमा लो, यहां भी काम धंधे थोड़े नहीं हैं। लेकिन रजनीकांत अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ था। उसका प्लान बन चुका था कि वो यहां से चेन्नई की तरफ जाएगा और वहां पर किसी काम धंधे को ढूंढ लेगा। सभी से ऊपर होते हुए उसने 2 जून 2023 की शाम की ट्रेन जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस होने वाली थी, उसके अंदर अपनी टिकट बुक भी करवा ली, जो कि वेस्ट बंगाल से चलकर उड़ीसा के रास्ते होते हुए चेन्नई जाने वाली थी। शाम होते होते ये ट्रेन उड़ीसा पहुंचने वाली थी। रजनीकांत ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 1-2 महीने में वापस घर आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत पैसा जो कमाऊंगा वो मैं यहाँ भेज दूंगा, तुम उससे अपना घर चला लेना, बेटे का भी ख्याल रखना। वो अपने पिता से मिला, अपने भाई से मिला, उन सभी को राम राम शाम शाम करके अपने घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने ऑटो पकड़ी। ऑटो से सीधा वो मयूरबांज नाम के उस स्टेशन के ऊपर गया और उस स्टेशन के ऊपर अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आकर रुकने वाली थी। जल्दी ही उसने ट्रेन की आवाज सुनी। ट्रेन आकर अब स्टेशन पर रुक चुकी थी। रजनीकांत ने स्लीपर बोगी में अपनी टिकट रिजर्व करवा रखी थी। वो सीधा ही अपनी स्लीपर बोगी को ढूंढने लगा कि कहां पर है उसका वो डब्बा। डब्बे को ढूंढकर वो डब्बे में चढ़ा, अपनी जाकर सीट को ढूंढा, सीट के ऊपर अपना सामान रखा और खुद आराम से वहीं पर लेट गया। सोच रहा था कि वो घर से पहली बार इतनी दूर जा रहा है, कैसे वो सब कुछ मैनेज करेगा। और ये सोचते सोचते ही उसकी आंख भी लग चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुली और वो आंख ऐसी खुली कि बेचारे की परमानेंट ही आंख बंद हो चुकी थी। जी हाँ, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस एक हादसे का शिकार हो चुकी थी। और वो हादसा ऐसा था कि ऐसे 300 के आसपास रजनीकांत जैसे लोग अब इस दुनिया से विदा होने वाले थे, वो भी एक साथ, और वो भी बहुत भयंकर तरीके से। हमारे देश भारत में 12,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं। मैं मालगाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैसेंजर ट्रेन्स की बात कर रहा हूं, जिनकी संख्या 12,000 से भी ज्यादा है, जो कि दिन रात 24 घंटे चलकर भारत की जनसंख्या को इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं। और ये अनुमान लगाया गया है कि हर रोज तकरीबन 2,30,00,000 भारत के लोग इन्हीं ट्रेनों के अंदर सफर करते हैं। किसी को अपनी नौकरी पर जाना होता है, किसी को घर परिवार रिश्तेदार में जाना होता है, किसी को कुछ काम रहता है, किसी को माल वगैरह लेकर आना
होता है और इन्हीं सब की जरूरत पूरी करती है भारतीय रेलवे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक के ऊपर कब चलेगी, इनका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है, ये सब कुछ कौन फिक्स करता है? ऑब्वियसली यहाँ पर प्लानिंग्स की जाती है हर एक ट्रेन की कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर कहाँ जाएगी, किस टाइम पर वो कौन से स्टेशन पर पहुंचेगी, कहाँ उसे रुकना है, किस स्पीड में चलना है, कब उसे ब्रेक लगानी है, सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली पहले ही प्लान किया जाता है। लेकिन इतनी प्लानिंग होने के बाद भी कैसे इतने बड़े बड़े भयंकर हादसे हमारे सामने आते हैं, उसके बारे में आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो जून 2023 के दिन कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के ऊपर पूरी भीड़ भाड़ लगी हुई थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग गाड़ियां खड़ी थी और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस भी खड़ी थी जो कि 3:20 पर इस स्टेशन से निकलकर सीधा चेन्नई की तरफ जाने वाली थी। सारी तैयारियां यहाँ पर इस ट्रेन के लिए की जा चुकी थी। 3:20 इसका राइट टाइम था। सारी सवारियां टाइम से पहले ही इस ट्रेन में अपने अपनी सीट पकड़कर बैठ चुकी थी और जल्दी ही 3:20 पर ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से निकली। अब क्योंकि ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी तो साइड में जो भी इससे लोअर क्लास की गाड़ियां चलती हैं या फिर माल गाड़ियां चलती हैं, आपको भी पता होगा कि उनको रुकवा कर साइड में से इसको क्रॉस करवाया जाता है ताकि ये ट्रेन अपने टाइम पर पहुंच जाए और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। ट्रेन बिल्कुल सही ओके टाइम पर चल रही थी और तब टाइम आया शाम के तकरीबन 6:50 का, जब ये ट्रेन वेस्ट बंगाल से निकलकर उड़ीसा के अंदर भी एंटर हो चुकी थी। और इससे पहले हमारा रजनीकांत बेहेरा भी इस ट्रेन के अंदर अपनी सीट पकड़ चुका था। वो भी इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, आराम से सोया हुआ था और अब ये ट्रेन अपनी स्पीड पर चलती ही जा रही थी। जल्दी ही ये ट्रेन बालासोर स्टेशन के ऊपर पहुंचने वाली थी। लेकिन बालासोर स्टेशन पर पहुंचने से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट को पता लगा कि उसकी यहां पर क्रॉसिंग है। जिस ट्रैक पर वो चल रहा है उसी ट्रैक के ऊपर आगे एक मालगाड़ी चल रही है और इस मालगाड़ी को रुकवाकर साइड में लूप लाइन पर लगवाकर उसकी क्रॉसिंग करवाई जाएगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कितने ट्रैक्स हमारे देश में बने हुए हैं और क्या ये लूप लाइंस होती हैं। सबसे पहले तो आपको भी पता होगा कि 2 तरह के ट्रैक होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। कहीं पर भी देख लेना आप, हमेशा आपको 2 ट्रैक्स ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी ट्रैक्स और दिखाई देते हैं वो सारे लूप लाइंस होती हैं, उनके ऊपर ट्रेन्स को सिर्फ खड़ा किया जाता है। इसके अलावा अगर उनको भागना हो तो वो इन्हीं 2 ट्रैक्स के ऊपर भागती हैं। यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को समझ आ चुका था कि आगे जो मालगाड़ी चल रही है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है वो साइड में लूप लाइन पर खड़ी होगी और उसको बीच वाले इस ट्रैक से जिसके ऊपर वो चले जा रहा है उसी पर से अपनी गाड़ी फुल स्पीड के अंदर लेकर जानी है। क्योंकि यहां पर उसके स्टॉपेज स्टेशन के अंदर बालासोर स्टेशन नहीं था, मतलब उसको बालासोर स्टेशन से अपनी एक गाड़ी ये अपनी कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में निकालनी थी। अब आप पूछेंगे कि फुल स्पीड में क्यों निकालते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी गाड़ी जिसे किसी भी स्टेशन के ऊपर रुकना नहीं है, कोई भी एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट गाड़ी है, वो ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पर इसलिए नहीं रुकती होती और इसीलिए वो बहुत स्पीड से उस स्टेशन से निकलती है ताकि अगर वो धीरे चलेगी उस स्टेशन के ऊपर तो हो सकता है स्टेशन के ऊपर खड़े हुए लोग उसको पकड़कर भागते भागते उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। इसीलिए पहले ही लोको पायलट को हिदायत दी जाती है कि वो ऐसे स्टेशन के ऊपर से तेजी से गाड़ी लेकर जाएं ताकि साइड में खड़े हुए पैसेंजर्स गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश ही ना करें। और इसीलिए अब यहां पर हिदायत थी कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को कि वो बालासोर स्टेशन से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर जाएगा। उसने 6:50 से ही अपनी इस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब 5 मिनट बाद ही बालासोर स्टेशन आने वाला था। लेकिन यहां उसे यह भी पता था कि इसी स्टेशन की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी भी खड़ी है और वो कंफर्म हो चुका था कि उसका ट्रैक एकदम क्लियर है। यहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट ने साइड में लगे हुए सिग्नल की तरफ देखा जो कि प्रॉपर ग्रीन था, मतलब वो ट्रैक क्लियर था। जो कि लाइनमैन होता है, आपको पता ही होगा कि लीवर खींचकर पटरियां बदलता है। सबसे पहले उस लाइनमैन ने लीवर खींचकर उस ट्रैक को लूप लाइन से जोड़ा ताकि वो मालगाड़ी लूप लाइन पर आ सके और उसके बाद ही यहां पर उस लूप लाइन को तोड़ा जाना था ताकि वो ट्रैक लूप लाइन से ना जुड़ के स्ट्रेट बना रहे ताकि पीछे से आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा आगे की तरफ निकल जाए। बट यहीं पर ये छोटी सी गलती हो गई। दिक्कत यहां पर ये हुई कि वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जिस ट्रैक पर आ रही थी वो ट्रैक अभी भी लूप लाइन से ही जुड़ा हुआ था जिस लूप लाइन के ऊपर वो मालगाड़ी खड़ी थी। और पीछे से तकरीबन 125 किलोमीटर की स्पीड से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जब उस जगह पर पहुंची जहां पर उसको लूप लाइन को छोड़कर सीधा निकलना था, लेकिन एकदम से इंजन ने अपनी दिशा बदली और वो सीधा लूप लाइन की तरफ ही घूम गया और उसकी गाड़ी अब इसी लूप लाइन के ऊपर भागती जा रही थी जहां पर आगे वो मालगाड़ी खड़ी थी। तभी यहां पर वो जो ट्रैक जो कि अभी तक लूप लाइन से जुड़ा हुआ था वो एकदम से स्ट्रेट हो गया, मतलब कि वो जो कनेक्शन था मेन ट्रैक का और लूप लाइन का वो बीच में से कट हो चुका था जिसके ऊपर कोरोमंडल एक्सप्रेस भागती हुई जा रही थी। और जैसे ही वो कनेक्शन बीच में से टूटा,
ये कोरोमंडल एक्सप्रेस, बीच में से इसकी काफी सारी बोगियां पटरी से उतर गई और आगे की तरफ भागती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ने सीधा जाकर आगे खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मारी। और यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि मालगाड़ी की कई बोगियां नीचे उतर चुकी थी, कई हवा में उड़ रही थी और पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्लीपर और आगे की जो जनरल बोगियां थी वो सारी एक दूसरे के अंदर फिट हो चुकी थी, एक दूसरे के अंदर पिचक चुकी थी, एक दूसरे के अंदर समा चुकी थी। अब एक भयंकर हादसा हो चुका था। लोग अभी तक अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे कि आखिर अंदर हुआ क्या है। बहुत सारे लोग अंदर ही फंस चुके थे उन डब्बों के अंदर, उस मालगाड़ी वाले बोगियों के अंदर। वो बोगियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के अंदर घुस चुकी थी, पटरियां ट्रैक से उखड़कर नीचे से ऊपर आ चुकी थी, छतों को चीर कर ऊपर की तरफ निकल चुकी थी, लोगों के शरीर को आर पार करके इधर उधर फैल चुकी थी। अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हुआ क्या है, क्या भूकंप आया है, क्या धमाका हुआ है, आखिर यहां ये सब क्यों हो रहा है। और इसी हादसे की वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे थे और साथ ही जो मालगाड़ी के जो बोगियां थी वो सारी एक दूसरे से डिरेल होकर, जो जॉइंटर होते हैं जो लिंक करते हैं आपस में, वो टूट चुके थे। इतना दबाव था कि यहां सारी बोगियां और डब्बे उछलकर साइड वाले ट्रैक के ऊपर आ गिरे। अब साइड वाला ट्रैक भी यहां जाम हो चुका था। लेकिन बहनागा बाजार की तरफ से आ रही एसएमबीटी ट्रेन, जो कि बेंगलोर से चलकर हावड़ा की तरफ आती है, ये ट्रेन पहले ही 3 घंटे लेट चल रही थी। इसको 3 घंटे पहले ही इस जगह से निकल जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अब वो ट्रेन भी अपनी पूरी स्पीड पर इसी बराबर वाले ट्रैक के ऊपर आ रही थी। बहनगा बाजार की तरफ से वो निकल चुकी थी, बालासोर के अंदर ही बहनगा बाजार की तरफ से वो निकल चुकी थी। उस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट को नहीं पता था कि आगे इतना भयंकर एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है। उसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, उसने देखा ग्रीन सिग्नल है, यहां उसने पूरी रफ्तार के ऊपर वो ट्रेन खींच दी। यहां वही 125 किलोमीटर की रफ्तार के आसपास जब एसएमबीटी ट्रेन उस हादसे वाली जगह पर पहुंची तो उसका भी एक्सीडेंट होना अब यहां पर तय था। यहां मालगाड़ी और कोरोमंडल के डब्बे उछल उछलकर उस ट्रैक के ऊपर आ चुके थे और सीधा ही एसएमबीटी ट्रेन के इंजन ने उन डब्बों के अंदर टक्कर मारी, जिस वजह से इतना प्रेशर लगा एसएमबीटी ट्रेन के ऊपर कि वो भी पूरी तरह से डिरेल हो गई, वो भी पूरी तरह से पटरियों से नीचे उतर चुकी थी। तकरीबन 16 से 17 डब्बे। अब आप सोच कर देखिए, इन सभी के सभी डब्बों के अंदर पैसेंजर्स भरे हुए थे। और आपको भी पता होगा कि हर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो, चाहे कोई भी ट्रेन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी एक्सप्रेस क्यों ना हो, सिर्फ राजधानी को छोड़कर बाकी हर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 2 डब्बे आगे और 2 डब्बे पीछे जनरल के होते हैं। और आपको भी पता है कि जनरल के डब्बे वैसे तो 72 सीटों के होते हैं, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 लोग एक डब्बे में बैठकर यात्रा करते हैं, इधर उधर फंस कर। आपको भी पता ही है कि कितनी भीड़ होती है जनरल वाले डब्बे में, इसीलिए लोग रिजर्वेशन करवाते हैं ताकि उनको सीट आराम से मिल जाए। आगे वाले 2 डब्बे यहां एसएमबीटी में भी जनरल के थे, उसके अंदर पूरी भीड़ खचाखच भरी हुई थी। और जैसे ही वो टक्कर हुई आगे पड़े डब्बों के साथ, कोरोमंडल और उस मालगाड़ी के डब्बों के साथ, यहां एसएमबीटी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी थी। और जो पीछे इंपैक्ट था, जो मूवमेंट था इस ट्रेन का, 125 किलोमीटर की रफ्तार से, अब आप सोच सकते हैं हजारों टन वजनी ट्रेन दौड़ रही है, तो एकदम से तो वो रुकेगी नहीं। उसे रुकने के लिए 2 से 3 किलोमीटर का फासला चाहिए था। इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए तो भी 1 किलोमीटर से ज्यादा का फासला चाहिए था। अब इतनी बड़ी कोई ट्रेन एकदम से रोकी जाएगी तो इंपैक्ट भयंकर होगा, और वो भयंकर इंपैक्ट निकलकर सामने भी आया। पूरी की पूरी ट्रेन पटरियों से उतर चुकी थी, डब्बे एक दूसरे के अंदर घुस चुके थे। जो कि पहले हादसा हुआ था लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे। एक और धमाका उन्हें अपनी जिंदगी में सुनाई दिया और इसके अंदर भी अब भयंकर मारामारी होने वाली थी। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे हुए लोगों को तो पहले ही एक झटके का एहसास हो चुका था, वो पहले ही हादसे का शिकार हो चुके थे, वो अपने आप को भी संभाल ही रहे थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां पर हैं और उनके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जो एसएमबीटी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे लोग, उनके लिए तो ये सब कुछ नया था। उनको भी समझ नहीं आया कि एकदम से उनकी ट्रेन के साथ ये क्या हुआ, क्या भूकंप आ गया है, क्या ट्रेन में धमाका हो गया है, क्यों उनको इतना जबरदस्त झटका लगा है, क्यों ट्रेन के डब्बे एक दूसरे को चीर कर आपस में एक दूसरे के अंदर घुसने के लिए आतुर हो चुके थे। ना सिर्फ आतुर हो चुके थे, बल्कि आप सोच सकते हैं कि इतने मोटे स्टील की चादरों के साथ ये डब्बे बनाए जाते हैं और वो स्टील की चादरें कट कर एक दूसरे के अंदर घुस चुकी थी। वो जो पतरा था वो किसी की गर्दन में जाकर लगा, किसी के पेट में जाकर लगा और उससे बचने का कोई इलाज भी मौजूद नहीं था। अगर यहां पर वो सिग्नल हरा नहीं होता तो ये एसएमबीटी वाली ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर आती नहीं, ये पहले ही रुक जाती। लेकिन वो क्योंकि सिग्नल हरा था तो पूरी स्पीड में आकर ये ट्रेन इस पूरे मलबे को जो कि आसपास बिखरा हुआ था इस पहले वाले हादसे का, उसके अंदर टक्कर मारती है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हुई, एसएमबीटी के भी डब्बे उछल उछल कर अब
कोरोमंडल एक्सप्रेस और उस मालगाड़ी के डब्बों के अंदर जा घुसे, एक दूसरे के अंदर पिचक चुके थे, एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा था वेल्ड हो चुके हो, इनको बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था और इनके अंदर बैठे लोग अब इसका शिकार होने लगे थे। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हुए लोगों के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था कौन किसके साथ है, कौन बचा है, कौन मरा है। शाम का टाइम हो चुका था, तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम था और इस टाइम पर अंधेरा भी हो जाता है। आपको पता है उड़ीसा में जल्दी अंधेरा होता है और इसी अंधेरे की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि लोगों के साथ आखिर क्या हुआ है। जो बच गए थे उनके अंदर भगदड़ मची, वो बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन उनका क्या, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर इन्हीं पत्थरों के बीच में, इन्हीं स्टील की चादरों के बीच में पिस चुके थे। मैंने अंदर का मंजर काफी सारी फुटेज में देखा है और मैं बता नहीं सकता कि वो कितना भयंकर है। एक वीडियो में आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो मैंने देखा उस वीडियो के अंदर कि जो पटरियां होती है जो नीचे बिछाई जाती हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो पटरी नीचे से उखड़कर, पत्थरों में से उखड़कर जो क्लिप्स लोहे की लगाई जाती हैं उन क्लिप से भी उखड़कर ऊपर की तरफ टूटकर, वो टूटने के बाद वो पूरी की पूरी पटरी नीचे से होते हुए एक डब्बे में से ऊपर की तरफ निकली हुई थी। ना सिर्फ उसने नीचे की चैसी को चीरा, सोच कर देखिए आप कितना भयंकर फोर्स होगा। नीचे इतनी मोटी चैसी होती है लोहे की जिसके ऊपर पूरी एक ट्रेन की बोगी टिकी होती है, तो उस पटरी ने ना सिर्फ उस लोहे की चैसी को चीरा बल्कि ऊपर मौजूद स्टील की चादरों को भी चीरते हुए और उस फर्श को भी चीरते हुए, जिसके ऊपर हम अपने पैर रखते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं बोगी के अंदर, उस फर्श को भी चीरते हुए। और अब आप सोच कर देख सकते हैं जिस सीट को उसने चीरा होगा और उस सीट के ऊपर जो व्यक्ति बैठा होगा उस टाइम पर उसके साथ क्या हुआ होगा। पल भर के अंदर वो पटरी नीचे से चीरते हुए ऊपर की तरफ आई और ना सिर्फ उसने उस सारे तामझाम को चीरा बल्कि ऊपर बैठे व्यक्ति को भी अपने साथ ही ऊपर ले गई, और ना सिर्फ ऊपर लेकर गई बल्कि वो पटरी ऊपर छत से भी आरम पार हो चुकी थी। वो व्यक्ति जो इस सीट के ऊपर बैठा हुआ होगा, बेशक ये पटरी उसको भी अपने साथ, उसको भी बीच में से चीरते हुए ऊपर की तरफ लेकर गई होगी। अब आप सोच कर देख सकते हैं बेचारे उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। और इस एक्सीडेंट से रिलेटेड एक और फुटेज जब बाहर निकल कर आई और वो मैंने देखी तो सच में मैं पूरी तरह से दहल गया, क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति अभी तक जिंदा था लेकिन उसका दिल बाहर निकल चुका था। वो बाहर से दिख रहा था धड़कता हुआ, जबकि हाँ उसकी छाती ऊपर से पूरी तरह से कटी हुई थी। वो जो पतरा था जो बोगी का निकल कर उसके सीधा छाती में आकर लगा, उसने उसकी पूरी छाती काट दी थी, लेकिन किस्मत से उसका दिल अभी भी बचा हुआ था। लेकिन वो दिल बाहर धड़कता हुआ अच्छी तरह से साफ नंगी आंखों से ही देखा जा सकता था। जब मैंने इन दोनों ट्रेनों का आंकड़ा खंगाला तो यहाँ रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन के अंदर टोटल 3500, इसके अलावा जो स्लीपर बोगी होती है, नाम से ही स्लीपर है, उसके अंदर लोग इसलिए सफर करते हैं, इसलिए रिजर्वेशन उसके अंदर करवाते हैं ताकि वो अपना सफर सोते सोते पार कर सकें, सोते सोते उनका सफर कट जाए। लेकिन उनको क्या ही पता था कि यहाँ वो परमानेंट ही सो जाएंगे। एक डब्बा तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का ऐसा था, पूरी की पूरी बोगी में से एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस डब्बे के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। जब वो डिरेल हुआ, जब वो लूप लाइन दोबारा से मैच की गई स्ट्रेट ट्रैक के लिए, उस टाइम पर वो डब्बा डिरेल हुआ और सीधा जाकर पहले तो उस मालगाड़ी में लगा। इससे पहले कि वो लोग समझ पाते उनके साथ क्या हो रहा है, तभी इतनी ही देर में, कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ SMBT एक्सप्रेस ट्रेन भी सामने से आ चुकी थी और सीधा उस डब्बे के ऊपर इंपैक्ट गया जिसके अंदर वो लोग अभी अपने आप को संभाल रहे थे। दोनों ही पैसेंजर ट्रेन के अंदर सो रहे लोगों की नींद एक धमाके के साथ खुली और वो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। जो सामान इधर उधर रखा हुआ था वो उनके ऊपर आकर गिर रहा था, और जब उन्होंने नीचे झुककर देखा होगा और अपने आसपास देखा होगा तो वो नजारा वो कभी अपनी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि वो जो दीवारें आइट साइड में होती हैं बोगी की, जो पतरा लगा होता है साइड में लोहे का, आई एम श्योर वो पतरा लोगों के शरीरों को चीरते हुए इधर उधर निकला होगा। और कई तो ऐसे भी होंगे जो इन बोगियों की टक्कर में आपस में बीच में ही पिचक गए होंगे, उनको तो सांस लेने तक का भी मौका नहीं मिला होगा, इससे पहले ही उनकी जान जा चुकी होगी। भारतीय रेलवे के मुताबिक 3500 से ज्यादा लोग इन दोनों ट्रेन के अंदर सवार थे। ये तो वो था जिन्होंने रिजर्वेशन लेकर और टिकट लेकर इस गाड़ी के अंदर सफर तय किया था। बाकी आपको पता है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना किसी टिकट के ही ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जनरल में या फिर स्लीपर कोचेस में ही। उनको लगता होता है कि अगले स्टेशन पर तो उतरना ही है, उसके लिए क्या ही टिकट लेनी और बीच में क्या ही टीटी आकर चेक करेगा। और ऐसे लोगों का आंकड़ा कभी सामने भी नहीं आता, और बिल्कुल ऐसा यहां भी कुछ हुआ होगा। ऐसे बोगियों के अंदर लोग बिना टिकट के भी सवार होंगे जिनका आंकड़ा रेलवे को पता ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर यहां रहा होगा जब दो ट्रेन, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्रेन, उनके डब्बे एक दूसरे के ऊपर आकर चढ़ेंगे। तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं तो वहां अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा।
300 से ज्यादा लोग अभी तक इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। 1000 के आसपास लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो मौत और जिंदगी के बीच में खड़े हैं। कभी भी मौत उनको अपनी तरफ खींच सकती है या फिर जिंदगी उनको एक बार और से वरदान के रूप में मिल सकती है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इनमें से कितने सारे लोग बचेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनको मामूली खरोंचे ही आई, जो कि दोनों ही ट्रेनों के पिछले कोचेज में सवार थे। उनको इंपैक्ट कम महसूस हुआ, लेकिन जो बीच में या फिर आगे सवार थे उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आया और मरने वाले के लोग भी इनमें से ही ज्यादा थे और घायलों की संख्या भी इनमें से ही ज्यादा थी। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अब यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई। स्टार्टिंग में जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर नक्सली हमला किया है, क्योंकि ये इलाका नक्सलियों के आसपास लगता है, तो सभी को लग रहा था कि यहाँ नक्सली धमाका हुआ है और उसी की वजह से ट्रेन आपस में क्रैश हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में जब जानकारी मिली तो यही पता लगा कि लूप लाइन मेन ट्रैक से अलग ही नहीं की गई थी। जब वो मालगाड़ी को लूप लाइन के ऊपर पार्क किया गया, मेन लाइन को खाली किया जाना था। खाली करने के बाद उस लूप लाइन को मेन लाइन से अलग किया ही नहीं गया, वो अभी भी जुड़ी हुई थी। और जैसे ही पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, वो भी लूप लाइन पर चढ़ गई और जब वो आधी चढ़ चुकी थी तब यहां पर वो लूप लाइन मेन लाइन से अलग हुई और अलग होते ही पीछे वाले डब्बे डिरेल हो गए इंपैक्ट के साथ, क्योंकि आधी ट्रेन दूसरी पटरी पर जा रही है, आधी वो सीधी तो जाएगी नहीं। ऑब्वियसली यहां पर वो डिरेल तो होनी ही थी। और डिरेल यहां पर इसलिए भी हुई क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल स्लीपर कोचेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अंदर में अटैच होते हैं। जैसे मेट्रो ट्रेन अटैच होती है, आप बिल्कुल लास्ट वाले डब्बे में खड़े होकर सबसे पहले वाले डब्बे को आसानी से देख सकते हैं। अंदर आने जाने के लिए पूरा पैसेज बनाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यहां पर एंटी कोलिजन सिस्टम्स लगाए जाते थे। आपको पता होगा कि ट्रेनों के डब्बों के पीछे वो 2 बड़े बड़े तवों जैसी चीज लगाई जाती थी, जिसको हम पहले चुंबक कहा करते थे और बच्चे मानते थे कि इन्हीं की वजह से ये डब्बे एक दूसरे को खींचकर आगे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एंटी कोलिजन सिस्टम है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर से भरे होते हैं और जब भी ट्रेन रुकती थी तो आगे वाले डब्बे के पीछे लगे हुए एंटी कोलिजन डिस्क और पीछे वाले डब्बे के आगे लगे हुए एंटी कोलिजन डिस्क आपस में जब भिड़ते थे तो वो इस तरीके से प्रेशर बनाते थे कि वो सारा झटका खुद ही झेल लेते थे। अंदर बैठे लोगों को झटका महसूस ही नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो बॉगीज बन रही हैं उनके अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब वो चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत कम ही ट्रेन ऐसी बची हैं जिनके अंदर वो आज लगे हुए हैं, बाकी सब कुछ बदल दिया गया है। बट अगर वो भी यहां पर लगे होते तो भी इतना ज्यादा वो कुछ सहन नहीं कर पाते। बेशक थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट कम हो ही जाता, बट यहां ऐसा नहीं था। इन दोनों ही ट्रेनों के अंदर वो एंटी कोलिजन पिस्टन्स लगे ही नहीं हुए थे। खैर यहां पर मैं दाद दूंगा बालासोर में रहने वाले आस पड़ोस के लोगों की, जो कि दूर दूर से इस घटना के बारे में सुनते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वहां पर जब सीआरपीएफ वाले और रैपिड एक्शन फोर्स वाले जब बचावकर्ता की टीमें यहां पर पहुंची तो इन लोकल लोगों ने यहां पर उनका बहुत साथ दिया, लोगों को बचाने में, रेस्क्यू करवाने में, फंसे हुए लोगों को निकालने में। लेकिन यहां पर इस इंसिडेंट को देखकर वो बिहार वाला इंसिडेंट भी याद आता है, जब एक पूरी की पूरी ट्रेन नदी के अंदर उसके कुछ डब्बे चले गए थे, वो पुल टूट गया था और वो ट्रेन पूरी की पूरी नीचे नदी में चली गई थी और उसके अंदर से भी लोग सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग बचने के लिए इधर उधर तैरते हुए किनारे तक आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उस टाइम पर ऐसे ही लोकल लोगों ने उनको जान करके मारा ताकि वो उनका सिर्फ सामान लूट सकें। सोच कर देखिए आप किस तरीके की लोगों की मेंटालिटी हो चुकी थी। लेकिन खैर इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी जो लगे इसके अंदर वो दिल से लगे। सभी ने यहाँ पर अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना ही प्रायोरिटी समझा, जो कि सबसे अच्छा काम था। जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था, लेकिन जो बचाया जा सकता था उसको बचाया गया। साथ ही यहाँ पर मैं दाद दूंगा उन लोगों की भी जो रात के टाइम पर ही अपने घरों को छोड़कर हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए। उनको पता था यहाँ पर कि जो इस हादसे में लोग घायल हुए हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनको खून की जरूरत है, उनकी खून की कमी पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर रातों को ही लाइन लगाकर खड़े हो गए उड़ीसा के अस्पतालों के बाहर, ताकि अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर उनका खून निकालकर इन घायलों के शरीर में डाल सके, उनकी जान बचाई जा सके। सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस केस की, इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। वो भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत यहाँ क्यों हुई, कैसे सदी का सबसे बड़ा और भारतीय रेलवे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जानलेवा एक्सीडेंट बनकर सामने आया, कैसे इतने बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। भारतीय सरकार और रेलवे अभी इस जानकारी को
जुटाने में लगी हुई है, इस केस की जांच कर रही है। इसके अंदर से बहुत सारे अपडेट्स आने अभी बाकी हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको इस केस की कुछ फुटेजेस चाहिए हो जो कि इनसाइड से बनाई गई हैं, जो कि अंदर से बनाई गई हैं, जो कि आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती, और ऑब्वियसली मैं भी आपको यहां नहीं दिखा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, अगर आपको वो देखनी है कितना भयंकर इंसिडेंट था, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे वो ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर मैं ऐसी स्टोरीज की रील्स बनाकर डालता हूं और आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मानसू सर्की को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।